जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग समझते हैं कि महत्वपूर्ण टॉपिक, आज के टॉपिक में समझेंगे कि भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बयानबाजी, जिन्होंने अपने वक्तव्य में सुप्रीम कोर्ट को टारगेट किया। किनको किया टारगेट? सुप्रीम कोर्ट को टारगेट किया है। और इसके साथ साथ न्यायपालिका वर्सेस कार्यपालिका का विवाद शुरू हो गया। और जगदीप धनखड़ ने अपने विवाद में कहा है कि जो यहाँ पर आर्टिकल 142 है, इसके बारे में विवाद का जड़ हुआ है। ठीक है, देखिए, इससे समझने पहले समझते हैं कि देश चलता कैसे है। जैसे भारत है, भारत चलता कैसे है। देखिए, भारत में क्या दो प्रकार का सिस्टम है, एक है केंद्र है, एक है राज्य है। तो एक केंद्र है। अब केंद्र में क्या है, प्रधानमंत्री होते हैं और इसमें दो सदन होते हैं। पार्लियामेंट के अंदर दो सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, जो कि भारत सरकार पूरे भारत को चलाने के लिए काम करता है। अब इसमें इसी प्रकार से राज्यों में तो 28 राज्य है और 28 राज्यों में भी क्या होता है, चुनाव होता है। और इसमें भी विधानसभा के अंदर विधानमंडल और विधान परिषद होते हैं। तो जिस प्रकार से केंद्र में अंदर जो पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा और राज्यसभा होता है, उसके पश्चात जो राष्ट्रपति के साइन पढ़ने के पश्चात वो नियम बन जाता है, उसी प्रकार से देश चलता है। इसी प्रकार से जो राज्य है, राज्य में विधानमंडल, विधानमंडल के अंदर विधानसभा और विधान परिषद होते हैं। तो विधान परिषद भारत के हर राज्यों में नहीं है, केवल 6 ही राज्यों में है। जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, तेलंगाना हो गया, ठीक है, आंध्र प्रदेश हो गया। 6 राज्य जहां पर विधान परिषद है और बाकी सभी राज्य में विधानसभा होता है। तो अगर राज्य में कोई कानून लाना है या राज्य में कोई नियम चलाना है, तो यहां पर कानून कैसे बनता है? तो विधान मंडल के अंदर विधान परिषद है, तो उसको पारित करने के पश्चात जो है यहाँ पर राज्यपाल होता है, राज्यपाल के थ्रू यहाँ पर कानून बनता है। जिस प्रकार से केंद्र में कानून बनाना है तो लोकसभा से पास करिए, फिर राज्यसभा जाएगा, राज्यसभा के पास राष्ट्रपति का साइन होने के पश्चात वो नियम बन जाता है। वो पूरे भारत सरकार का नियम होता है, वो हर राज्य में लागू होता है। उसी प्रकार से राज्य में अगर नियम लागू करना है तो विधानसभा से पारित करने के पश्चात या विधान परिषद हो गया, इसके साथ साथ जो है राज्यपाल की नियुक्ति होती है। तो राज्यपाल जो आता है केंद्र के द्वारा आता है। किसके द्वारा नियुक्त होता है? केंद्र के द्वारा। नहीं, अगर मान लीजिए पश्चिम बंगाल हो गया, तेलंगाना हो गया, इस सभी राज्य में जो राज्यपाल होंगे वो भारत सरकार के द्वारा नियुक्त होंगे। तो इसमें क्या करता है, केंद्र जो है अपना इंटरफेयर जहां पर उसकी शासन नहीं है, वो राज्यपाल के थ्रू करता है। एक प्रकार से राज्यपाल को कह सकते हैं कि भारत सरकार का एजेंट होता है, जासूस होता है, जो राज्यों में काम करता है। तो ऐसे बहुत बार देखा गया है कि जहां पर केंद्र की सरकार सत्ता होती है, उसकी राज्य में सत्ता नहीं होती है, तो राज्यपाल के माध्यम से वहां पर नियम कानून में अड़ंगा या रुकावट पैदा करती है। सपोज करिए पश्चिम बंगाल में बीजेपी की पार्टी के नहीं है, लेकिन जो राज्यपाल होंगे वो बीजेपी पार्टी के होंगे। तो समझिए कि अगर पश्चिम बंगाल में कोई कानून पारित होता है तो उसको रोकने का काम कौन कर सकता है? राज्यपाल कर सकता है, क्योंकि राज्यपाल जो है केंद्र के द्वारा भेजा गया है। तो जो यहाँ का विभाजन है, इसका विभाजन भी जो है तो तमिलनाडु से लेकर आ रहा है। और तमिलनाडु में जो यहाँ के राज्यपाल थे, जिनका नाम है आर एम रवि थे, उन्होंने बहुत बार जो है तमिलनाडु सरकार की जो है नियम कानून या विधानसभा जो पारित हुआ था उसको रोके थे। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ बयानबाजी में देखेंगे जो जगदीप धनखड़ का बयान के थ्रू, और यहाँ पर भारत के कपिल सिब्बल जो कि सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष है, इसके साथ ये राज्यसभा के मेंबर है, सपा के नेता है, इसके पहले कांग्रेस के नेता थे। तो इनका जो बयानबाजी में क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पहले मूल मुद्दा देखते हैं। तो यहाँ पे एसके स्टालिन है, जो कि तमिलनाडु के सीएम है, और वहां के राज्यपाल जो है इनका नाम है आर एम रवि है। तो आर एम रवि जो है तमिलनाडु के राज्यपाल है और ये जो है यहाँ के सीएम है तमिलनाडु के। तो तमिलनाडु के सीएम के द्वारा अपने विधानसभा में, विधानमंडल जो होता है उसमें विधानसभा और विधान परिषद से नियम कानून पारित कर भेजते कहां थे? राज्यपाल जो है एम रवि के पास। और ये जो राज्यपाल थे, इन्होंने उसको जो पारित विधानसभा जो आता था कानून, उसको होल्ड पर रख देते थे, यानी उसको पारित करने नहीं देते थे, और नहीं जो है ये दोबारा से राज्य को भेजते थे, यानी ये होल्ड पर रख देते थे। और इस प्रकार से लगभग 13 ऐसे जो है तमिलनाडु की जो है पारित विधानसभा से था जिसको इन्होंने होल्ड रखा था, और 13 में से लगभग 3 जो थे इन्होंने राष्ट्रपति को भेजा था। लेकिन ये बहुत लंबे समय से होल्ड किए थे। तो तमिलनाडु सरकार जो है इन पर एक्शन लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में चले गई। देखिए यहां पर अभी जो राज्यपाल है, राज्यपाल किनके द्वारा रखा गया है? ये राज्यपाल जो है एक केंद्र के द्वारा स्थापित होते हैं, यानी जो है जो बीजेपी पार्टी के द्वारा स्थापित होते हैं। और यहाँ के सीएम कौन होते हैं? और सीएम जो होते हैं जनता के द्वारा चुना होता है, यानी जनता के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति और कोई विधानसभा में लाता है तो उसका रोकने का काम कौन करता है? राज्यपाल। इसका मतलब जो राज्य के साथ तो न्याय नहीं हुआ, क्योंकि राज्य चुनकर आप मुख्यमंत्री को भेजिए, और मुख्यमंत्री जो विधानसभा में पारित करना चाहते हैं उसको कौन रोक लगा रहा है? राज्यपाल। तो ऐसे किस्म जो तमिलनाडु में लगभग
12 से 13 केस थे जो कि इस प्रकार से होल्ड में थे। तो इन्होंने तमिलनाडु के जो सीएम थे ये चले गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने अपना वक्तव्य बताया कि हमने पारित किया, लेकिन यहां पर राज्यपाल हमारा इंटरफेयर जो है रोक देता है, हमारा काम रोक देता है। जिस प्रकार से आप देखेंगे जब जब अरविंद केजरीवाल सीएम थे, मुख्यमंत्री थे, तो उनके भी काम को राज्यपाल के द्वारा रोका जा रहा था, यानी इंटरफेयर करता था। यानी केंद्र सरकार जो है जहां पर उसकी सत्तारूढ़ पार्टी नहीं होती है वहां पर राज्यपाल के थ्रू अपना इंटरफेयर दिखाता है। लेकिन उस राज्य में जो मुख्यमंत्री होते हैं वो जनता के द्वारा चुने होते हैं, यानी जनता के साथ न्याय नहीं होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री तो जनता को होते हैं और राज्यपाल तो चुन के भेजते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो है एम रवि जो है, इंजीनियर आर रवि थे इस यहाँ के, अब क्या थे, राज्यपाल थे तमिलनाडु को, और इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चले गए एसके स्टालिन। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राज्यपाल को संसदीय लोकतंत्र की स्थापित परंपरा को सम्मान करने के लिए कार्य करना चाहिए, यानी सुप्रीम कोर्ट का वक्तव्य था। और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट जो है 415 पेज में अपने फैसले में कहा और अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हैं। जो यहाँ पर विवाद है अनुच्छेद 142, यानी सुप्रीम कोर्ट के पावर होता है कि अगर कोई भी राज्य या कोई भी डिसीजन है अगर देखता है कि वहां अन्याय हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट 142 का प्रयोग कर वो डिसीजन दे देता है। ऐसे ही यहां पर जो इन्होंने 10 होल्ड किए थे और 3 जो राष्ट्रपति को होल्ड दिए थे उनके थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि आप जो इनको पारित है वो हम डायरेक्ट पारित कर देते हैं। अगर इसके साथ साथ ये समय सीमा भी तय कर दी है कि अगर राज्यपाल होंगे तो राज्यपाल 1 महीने के अंदर जो भी कानून होगा उसको आपको पारित करके भेजना पड़ेगा, उसको आप जवाब देना पड़ेगा, हाँ या ना कर होल्ड करके रखना नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार राष्ट्रपति को भी दिशा निर्देश दे दिए हैं कि आपको 3 महीने तक किसी भी विधान को या किसी भी को रोक सकते हैं, उसके पश्चात आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर नहीं देते हैं, अगर मान लीजिए 3 महीने के पश्चात आप नहीं भेजते हैं तो आप जवाब दीजिए कि आपने क्यों नहीं भेजा, इसके यानी जवाब दिए पेन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ के जो जगदीप धनखड़ का बयान तक क्या था कि आर्टिकल 142 का जो है जिसके धनखड़ ने विवाद किया और इन्होंने इसको जो है न्यूक्लियर मिसाइल का नाम दिया, यानी जो 142 का सुप्रीम कोर्ट अपना पावर दिखाता उसको जो है मिसाइल का नाम दी। और इसमें क्या मुद्दा था, तो मुद्दा क्या था कि तमिलनाडु के सरकार ने उठाया था मामला। इन्होंने कहा था कि ऐतिहासिक फैसला आया और न्यायमूर्ति जेबी पाडीवाल और आर्यन महादेवन की पीठ ने 8 अप्रैल को तमिलनाडु के फैसले में आया था और याचिका में फैसला दी थी कि तमिलनाडु सरकार ने राज्यपाल आर रवि द्वारा लंबे समय से 10 विधेयक को होल्ड किए थे, दबाकर रखे हुए थे, उनको विधान द्वारा विधेयक को दोबारा पारित करने के लिए भेजा गया और भेज जाने के पश्चात राष्ट्रपति पर विचारहीन था। 10 थे, टोटल 13 थे, दिन में से 10 जो है राज्यपाल अपने पास होल्ड किए थे और 3 जो है राष्ट्रपति के पास भेजे थे। और यहां पर राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों जो है इसको रोक कर रखे हुए थे, इस पर कोई भी डिसीजन नहीं दे रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने 414 पन्ने के विषय में फैसले में कहा कि राज्यपाल और राष्ट्रपति किसी व्यवस्था को समय को तय करें कि आपको किसी चीज को तय सीमा में आपको देना पड़ेगा और तय सीमा यहां पर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश है। यहां पर जो इसके स्टालिन और यहां पर जो विवादित था कि आर एन रवि के द्वारा इन दोनों को यहां पर इन्होंने अपना वक्तव्य दिया। एक सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिया कि आपको एक समय सीमा निर्धारित होता है और उसी सीमा के अनुसार आप कार्य करेंगे, किसी भी विधेयक को होल्ड करके नहीं रख सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले दिया और ऐतिहासिक फैसले में पहली बार राष्ट्रपति के विधेयक को निर्णय लेने का समय सीमा निर्धारित हो गया। यहाँ पर अब किसी भी विधेयक को आप होल्ड करके रख सकते हैं, आपको डिसीजन देना पड़ेगा, चाहे हाँ में चाहे ना में, लेकिन आपको समय सीमा के अंदर कार्य पड़ेगा। देखिए मान लीजिए किसी भी राज्य में है तो जनता क्या करेगी, वो तो रुकी रहेगी। अब यहाँ पर 2020 के बहुत से विधेयक जो होल्ड किए हुए थे, यानी 5 साल से होल्ड किए हुए थे, तो जनता काम कैसे करेगी? सीएम तो जनता के द्वारा चुना होता है, अगर किसी को होल्ड करके रखेंगे तो ये तो न्यायपूर्वक नहीं हुआ, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया तो है नहीं। इसी प्रकार से इन लोगों ने होल्ड करके रखा हुआ था और विधेयक में राष्ट्रपति को 3 महीने का समय दिया गया है। इसके साथ अगर इसमें कोई देरी होती है तो राष्ट्रपति जो है समय सीमा का निर्णय नहीं लेता है, तो इसका जो है उचित रिकॉर्ड बताया कि हम किस कारण से नहीं किए थे और संबंधित जो राज्य उसको बताया कि किस प्रकार से होगा। और बिल को जो है अनिश्चित काल की दबाकर बैठ जाने का सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 201 में राष्ट्रपति के पास कोई पॉकेट या पूर्ण वीटो है ही नहीं, यानी यहां पर इन्होंने आर्टिकल 201 का कहा कि आपके पास कोई भी वीटो का पावर है ही नहीं। आर्टिकल नंबर 201 में उसके साथ आर्टिकल नंबर 200 का भी जिक्र है। ठीक है, तो यहां इसके साथ 201 में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके पास से डिक्लेयर शब्द का प्रयोग है जिसका इस्तेमाल किया जाएगा और इसका मतलब होता है 2 में से
एक विकल्प को चुनना, यानी आपके पास मंजूरी देने या मंजूरी न देने का ही अवकाश है। अब उसको रोक नहीं सकते, या चाहे आप मंजूरी दीजिए या मंजूरी मत दीजिए, लेकिन आपको समय सीमा के अंदर देना होगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी विधेयक आता है आप उसको 5 साल 10 साल के लिए होल्ड करें, नहीं, आपको समय सीमा के अंदर दीजिए, क्योंकि नहीं देंगे तो राज्य कैसे काम करेगा। मान लीजिए मंजूरी नहीं देते हैं तो राज्य जोता रहेगा कि अब आएगा अब आएगा। इसी प्रकार से राज्य को संचालित करने के लिए जो है आप या हाँ में जवाब दिए या ना में जवाब दिए, आपको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर राज्यपाल का कार्य जो है लोकतांत्रिक होने के तहत भी किया गया। इसके साथ साथ जो संवैधानिक यानी संवैधानिक योजना को, संवैधानिक अथॉरिटी को अपनी शक्तियों का मनमाने ढंग से इस्तेमाल करने का इजाजत नहीं देती। जिस प्रकार से राज्यपाल है, राज्यपाल का तो जो वहां पर किसी भी राज्य में नियुक्ति किया गया है, लेकिन राज्यपाल ये पावर है तो रोकने का, लेकिन अब उसको उस जो यूज है या उस जो पावर का, उस पावर का मिसयूज नहीं करने का आपको इजाजत देता है। यानी यहाँ पर संवैधानिक योजना है और संवैधानिक अथॉरिटी भी आप रोक सकते हैं, लेकिन इसका मिसयूज नहीं कर सकते हैं, यानी मनमानी ढंग से रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से हैं। इसलिए आप देखेंगे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बहुत से ऐसे विधेयक जो पश्चिम बंगाल पास करता है, या कहें बहुत से ऐसे तेलंगाना सरकार है जहां पास करता है, लेकिन राज्यपाल जो है उसको होल्ड करके या अपने उस राज्य को परेशान करने के लिए ऐसा काम करते हैं, क्योंकि केंद्र के द्वारा नियुक्त होते हैं राज्यपाल। यानी कि जो राज्यपाल होते हैं एक प्रकार समझिए एजेंट होते हैं केंद्र सरकार का, केंद्र सरकार के अनुसार ही चलते हैं राज्यपाल। और ऐसे राज्यपाल चलेंगे तो जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है राज्य में वो कैसे सर्वाइव करेगा, वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया सर्व नहीं पाएगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश किया है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति उनका जो समय सीमा बद्ध होना चाहिए, और राष्ट्रपति, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में विधेयक में सहमति के बारे में राज्यपाल और राष्ट्रपति को समय के लिए बाधित कर दिया। इसके साथ राष्ट्रपति सहमति देने के लिए देरी करता है तो उसे संबंधित राज्य को सूचित करना पड़ेगा कि हाँ। इसके साथ अगर वो ज्यादा समय से रोक देता है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मान्य होगा। यानी अगर कोई व्यक्ति कोई भी विधेयक अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल रोक चलता है तो उस क्षेत्र के, उस राज्य के व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट आकर अपने डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं तमिलनाडु सरकार। तमिलनाडु सरकार के द्वारा 20 विधेयक 2020 का विधेयक की, ये 2020 का विधेयक है, 2022 का है। इस विधेयक जो है यहाँ के जो है राज्यपाल जो है होल्ड कर रखिए। समझिए जो 2020 का जो विधेयक पास हुआ था तमिलनाडु सरकार द्वारा पास किए थे, उसको राज्यपाल अभी तक होल्ड कर रखे थे। इसी प्रकार से 2020 का 2022 का इस विधेयक जो है लंबे समय से पेंडिंग हुआ, और इस पर जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया का जो है दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि राज्यपाल केंद्र के द्वारा घोषित है और केंद्र जो राज्यपाल इनको होल्ड कर इस पर डिसीजन नहीं बता रहा, नहीं हाँ में करा ना ही ना में करा है, और ये विधेयक जो रुका हुआ है। जिस कारण से सुप्रीम कोर्ट ने अपना कड़ा फैसला लेते हुए कहा कि जो इस प्रक्रिया का जो है आप जो आपका शक्ति दिया गया उसका दुरुपयोग मत करिए। और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो बिना विधेयक या बिना राष्ट्रपति और राज्यपाल के 10 विधेयक जो है पारित कर दिए तमिलनाडु के। ठीक है, तो यहां पर न्यूज है कि इन द फर्स्ट तमिलनाडु नोटिफाइड द 10 एक्ट विदाउट द गवर्नमेंट या प्रेसिडेंट एसेट, यानी जो ऐसे जो है तमिलनाडु पहला राज्य बन गया जो कि 10 अपने एसेट को पास करे बिना राज्यपाल बिना राष्ट्रपति के। अब तमिलनाडु सरकार पास की तो इसको जो है गजट में पेश कर दी। ये कब हुआ था? 11 अप्रैल 2025 को ये हुआ था, और यहाँ पर 10 जो गजट है उसको विधानसभा में पारित कर ये इसको जो है गजट नोटिफिकेशन। तो तमिलनाडु सरकार इस नोटिफिकेशन के थ्रू इस नियम को लागू कर दिया, जिनमें से 10 जो कि 2020 से पेंडिंग हुआ था, और उसमें राज्यपाल इनको होल्ड कर रखा हुआ था। राज्यपाल देखिए तो केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को परेशान किए रहते हैं। और इसमें कहा गया है कि कोई भी गवर्नमेंट जो है मैक्सिमम 1 मंथ, राज्यपाल होंगे तो मैक्सिमम 1 मंथ तक होल्ड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर मैक्सिमम अगर रिटर्न करते हैं तो 3 मंथ तक गिव द रिटर्न, 3 महीने का रिटर्न कर सकते, 3 महीने के अंदर इसके साथ मैसेज देना पड़ेगा। और अगर गवर्नर है द 3 मंथ रिजर्व बिल फॉर द प्रेसिडेंट कंसीड, अगर राष्ट्रपति को भेजता है तो उसके थ्रू जो है 3 महीने के अंदर उसको भी देना पड़ेगा। द गवर्नमेंट मस्ट ग्रांट एसेट टू द बिल रीपास बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव अंडर द एक्शन 2000 विदिन, यानी यहाँ पर आर्टिकल 2200 को जो है उसको विदिन जो है पास कर दिया जाएगा। यानी यहाँ पर कुल मिलाकर अब जो है सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के थ्रू राज्यपाल और राष्ट्रपति की समय सीमा निर्धारित हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर अनुच्छेद 200 क्या है? तो अनुच्छेद 200 बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 200 के थ्रू जो है राज्यपाल के कुछ यहाँ पर प्रावधान जो कि शक्तियां मिली है। तो राज्यपाल एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों यानी विधेयक जो होता है उसमें जो है राज्यपाल की शक्तियां होती है, और इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्यपाल अपने रोक देता है। और इसमें जो है विधानसभा में कोई विधेयक पारित करने के लिए राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करना होता है, जिनमें से जो है राज्यपाल 4 प्रकार की प्रक्रिया अपनाता है। या तो उस विधेयक को अपनी सहमति देकर पास करता है, या तो उस सहमति को रोक देता है, या इस विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए भेजता है,
यह जो है पुनर्विचार नीति दोबारा विधानमंडल में भेजता है। ये आर्टिकल नंबर 2 अशोक है। ठीक है, तो यहां पर राज्यपाल जो है अपने शक्ति का प्रयोग करते हुए इस विधेयक को अपने पास होल्ड रखता है, और होल्ड की सीमा नहीं थी, जिस कारण से सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि नहीं, अब समय सीमा के अंदर आपको देना पड़ेगा। और आर्टिकल नंबर 201 का जो सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया कि यहां पर प्रेसिडेंट सेल्फ डिक्लेयर है, यहां पर सेल्फ डिक्लेयर करना पड़ेगा। इसका मतलब यहां पर आपको मंजूरी देना पड़ेगा, चाहे हाँ में मंजूरी दिए चाहे ना में मंजूरी, लेकिन आपको उस विधेयक को मंजूरी देना ही पड़ेगा। यानी आप इसको होल्ड कर नहीं रखते, यानी यहां सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसीजन किया गया है। ठीक है, इसी में जो है उपराष्ट्रपति जो है जगदीप धनखड़ ने इन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट जो है ये आर्टिकल 142 को जो है या न्यूक्लियर बम की तरह यूज कर रहा है, या कहें सुपर जो है सुपर संसद की तरह काम कर रहा है इसके बयानबाजी में। ठीक है, तो न्यायपालिका पर धनखड़ का कटाक्ष किया कि वह राष्ट्रपति को निर्देश नहीं दे सकता। यानी इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट है राष्ट्रपति को निर्देश नहीं सकता और न ही सुपर संसद के रूप में कार्य सकता है। ठीक, यानी राज्यों में यहां पर देखेंगे तो राज्यपाल ने कहा, जो यहाँ के जगदीप धनखड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है राष्ट्रपति और राज्यपाल को निर्देश नहीं दे सकता है, इसी विवाद को यहाँ पर विवाद हुआ था। ठीक, इसके साथ धनखड़ ने कहा कि जो अनुच्छेद 142 इसका जो है दुरुपयोग हो रहा है, और सर्वोच्च न्यायालय जो है लंबित केस है उनको क्यों नहीं करता है, और यहाँ पर इस मामले को पूर्ण रूप से न्याय की बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि आर्टिकल नंबर 142 जो है सुपर न्यूक्लियर के काम कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, और इसमें इन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 142 क्या है जिसको उपराष्ट्रपति ने बयान किया, इसके साथ इन्होंने कहा इसको जो है परमाणु मिसाइल का नाम दिया है अनुच्छेद 142। तो 142 है क्या, जो कि सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है किसी भी व्यक्ति को न्याय देने के लिए। ठीक है, तो अनुच्छेद 142 क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक परीक्षा में पूछ सकता है। तो अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो उसके समक्ष लंबित यानी पेंडिंग हो, किसी भी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए यह आवश्यक है। इसी प्रकार से पारित कोई भी डिक्री या दिशा जो है आदेश जो है भारत सरकार के संपूर्ण क्षेत्र में लागू होगा। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट के पावर है 142 का, अगर कोई मामला लंबित होता है तो उसके थ्रू इसे दे सकता है। इसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने एक चंडीगढ़ का केस था उसको भी 142 के थ्रू दिया था। जैसे यहां पर आपने सुने आर्टिकल 142 वाइड सुप्रीम कोर्ट चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन, आपने ये इमेज देखा होगा जहां पर चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में ये किस प्रकार से सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी पार्टी के समर्थन में अपना जो है यहां पर चेक लिस्ट कर रहे हैं, जो कि यहां पर सरासर यहां पर गड़बड़ी देखा गया था, जिसमें यहां पर भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति इसके साथ साथ जेपी नड्डा जो है इनको ट्वीट कर बधाई दिए थे। यानी यहां पर सरेआम चीटिंग हो रहा था, लेकिन फिर भी यहां पर सत्तारूढ़ पार्टी यहां पर कोई जवाब नहीं दिया, कोई विरोध नहीं किया, इसके साथ साथ यहां लोग अप्रिशिएट कर रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का प्रयोग करते हुए इनको जो है सजा दी, इसके साथ साथ जो वहां पर इसको री इलेक्शन या रिकाउंटिंग का आदेश दे दिया। तो सुप्रीम कोर्ट जहां देखता है कि भारत सरकार अन्याय कर रहा है तो वहां अपना आर्टिकल 142 का प्रयोग करते हुए उनको न्याय दिलाने का काम करता है। इसी प्रकार तो जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट को टारगेट क्या किया कि इन्होंने कहा हवाई एफआईआर ऑन द जस्टिस जयसन वर्मा। देखिए आप नाम सुनेंगे जस्टिस जयसन वर्मा, जो कि 15 मार्च को यह घटना हुई थी जिनके घर में कैश पाया हुआ था। तो उन्होंने कहा कि अब जगदीप धनखड़ ने कहा कि अगर न्याय देना है तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस जयसन वर्मा को क्यों नहीं एफआईआर हुआ, क्यों उनको गिरफ्तार नहीं हुआ, इस प्रकार का बयानबाजी। ठीक है, तो जयसन वर्मा ने कहा कि जगदीप धनखड़ ने कहा कि जो कि भारत के वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा कि जस्टिस वर्मा केस में क्वेश्चन वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़। ये देखिए ये बयान कब आ रहा है, 18 अप्रैल का। देखिए घटना हुई थी 15 मार्च का, 15 मार्च को जज के घर में पाया गया था और 21 मार्च को ये सार्वजनिक रूप से हुआ था, लेकिन जो है जस्टिस वर्मा को गिरफ्तारी नहीं हुई और इनकी पैनल बनाकर जांच शुरू हो गई। लेकिन यहां पर क्वेश्चन उठता है कि अगर इतना बड़ा केस पाया जाता है तो इनको गिरफ्तारी क्यों नहीं होती है, जो कि सुप्रीम कोर्ट पर यह सवाल उठता है, ये जायज बात है। लेकिन इनका बयानबाजी कब आता है, 18 अप्रैल का आता है, यानी एक महीने पश्चात आता है, जब सुप्रीम कोर्ट इन पर एक्शन लेता है तो उसके कार्रवाई में ये भी बोलते हैं, यानी इनका भी जवाब जो है एक महीने पश्चात क्यों आता है। अगर इनका भी अगर जवाब होना चाहिए तो जब केस हुआ था तभी इनको आना चाहिए कि यहां पर केस होना चाहिए और इनको गिरफ्तारी होना चाहिए। जब इनको देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट इनकी पार्टी या इनके लोगों को सुप्रीम कोर्ट दिशा निर्देश दे रही है, तब ये बयानबाजी करते हुए सुप्रीम कोर्ट को खिंचाई दे रहे हैं। इसका मतलब दोनों लोग सुप्रीम कोर्ट और सत्तारूढ़ पार्टी दोनों छिपा रहे थे इनको, जो जस्टिस वर्मा को। यानी अगर आपको बात ही करना था, आपको विरोध करना था, तो जब जस्टिस वर्मा को केस हुआ था तभी आपको करना चाहिए था। लेकिन बयानबाजी जब है, जब आप पर कोई केस ला दे या कहीं जब आपके खिलाफ हुए तब जाके आप बयानबाजी कर रहे हैं। ये क्यों हुए, क्योंकि जस्टिस की इस पर हम ऑलरेडी 2 सेशन कर चुके हैं जिनमें से आप देख सकते हैं।
और यहाँ पर जो ये है जस्टिस वर्मा, जिनके घर में केस पाया हुआ था, ठीक, जिनकी यहाँ पर काफी लंबी बहस हुई थी, और लेकिन हालांकि इन पर कोई अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई और एक पैनल बनाकर दे दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट पर यहाँ सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं कार्रवाई की। लेकिन सवाल जो है सत्तारूढ़ पार्टी होता है कि आपने यहाँ पर जो है बयानबाजी 18 अप्रैल एक महीने पश्चात क्यों किया। अगर आपको सही लगता था तो उसी समय क्यों नहीं किए, लेकिन आपने बयानबाजी इसलिए किया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी हाल ही में कुछ ऐसे केस के फैसले लिए जो कि सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ था। जैसे वक्फ बोर्ड का जो है वक्फ बोर्ड बिल था, उसको एक्सेप्ट कर लिया और उस पर सुनवाई करा। इसी प्रकार से तमिलनाडु सरकार का जो था कार्रवाई, उस पर केस हुआ था, जिस कारण से अब सत्तारूढ़ परेशान होकर अब है सुप्रीम कोर्ट पर एलिगेशन लगा रही है। तो अगर आपको एलिगेशन लगाना होता था तो पहले क्यों नहीं लगा। जो यहाँ पर कपिल सिब्बल का भी बयानबाजी आया। कपिल सिब्बल ने कहा कि जैसे जगदीप धनखड़ को टारगेट किया, इन्होंने कहा कि कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में सुपर पार्लियामेंट बयान पर जगदीप धनखड़ की खिंचाई की। उन्होंने कोई स्पीकर या किसी पार्टी का प्रवक्ता के रूप में काम करते हैं, ठीक, इन्होंने यहाँ जगदीप धनखड़ को बयान कहा कि ये जो है जगदीप धनखड़ है, ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति न होकर किसी भी पार्टी के प्रवक्ता के लिए काम करते हैं, जो कि उचित नहीं है। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो और जो उपराष्ट्रपति, ये सभी जो है पूरे देश के होते हैं, किसी एक पार्टी के नहीं होते। लेकिन जो इनकी तरह जो अपने से सम्मिलित करते हैं, ऐसा लगता है किसी पार्टी विशेष का हो। तो यहीं पे कपिल सिब्बल ने इनका विरोध किया। इसके साथ साथ कपिल सिब्बल ने एक याद धराया कि जब यहाँ पर इंदिरा गांधी के खिलाफ जब यहाँ पर एक जज का बेंच, केवल एक जज, जिनका नाम है जगमोहन लाल, इन्होंने इंदिरा गांधी को क्या कि इनकी सदस्यता को रद्द कर दिया, तब जो है विपक्षी पार्टी क्या इनको सही माना। तो यहाँ पर अगर सुप्रीम कोर्ट का दो बेंच यहाँ पर डिसीजन देता है तो इसको क्यों गलत मानते हैं। तो यहाँ पर जो दोनों पक्ष को स्वीकार करना चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर बिल्किस बानो केस, जो बिल्किस के जो है कि गुजरात के जो घटना हुई थी, जिनमें बात हुआ, तो यहाँ पर भी क्यों जगदीप धनखड़ ने विरोध क्यों नहीं किया। जब बिल्किस बानो केस को उम्र कैद की सजा हुई थी तो 14 साल पश्चात जो रिहाई हो गया और गुजरात सरकार ने इसको रिहाई किया। अब गुजरात सरकार किसके अंडर है या गुजरात में किसकी पार्टी है, बीजेपी पार्टी है। तो बीजेपी पार्टी के द्वारा बिल्किस बानो को जो अपराधी को क्यों क्षमा मान के गई। इसके साथ जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना इंटरफियर दिया तब जाके इनकी दोषियों को दोबारा से फिर जेल हुआ। तो इसमें अगर बयानबाजी नहीं हुई और जो सत्तारूढ़ पार्टी इसकी क्यों खुशियां मना रही है। अगर सत्तारूढ़ पार्टी अगर इनका भी विरोध करती तब मानते कि नहीं यहाँ पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। इसके साथ साथ जगदीप धनखड़ भी इनका विरोध नहीं किए। इसी प्रकार से जगदीप धनखड़ को हटाने का एक प्रक्रिया हुआ था। देखिए, यहाँ पर हुआ था विपक्षी इंडिया दल ब्लॉक ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को हटाने के लिए यहाँ पर जो है दिसंबर माह में एक आम विधेयक लाए थे, जिनमें से इनको हटाने की बात हुई और इन पर यहाँ पर आरोप था कि ये जो काम करते हैं विपक्षी पार्टी को बोलने के नहीं देते हैं या तो उनको टोकते हैं और सत्तारूढ़ पार्टी को समय देते हैं, जिसके खिलाफ इनको जो है 60 सांसद जो इनके विपक्ष में आए, उनको हटाने की बात हुई। और हटाने की बात हुई तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि हम किसान के बेटा हैं, इसीलिए लोग हमको हटाना चाहते हैं। और इसके साथ साथ जो है बहुत से ऐसे बयान दिए थे जो कि सही नहीं था। और कोई भी राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति होता है, उसकी गरिमा होती है कि वो देश के लिए काम करे और देश के लिए बयानबाजी करे, किसी पार्टी विषय के लिए बयानबाजी न करे। तो लेकिन यहाँ पर जगदीप धनखड़ देखेंगे तो ये बयानबाजी करते हैं ऐसे जिसकी कोई पार्टी है। इसके साथ साथ दूसरा बहुत बड़ा विवाद हुआ था कि प्रधानमंत्री के सामने हाथ जोड़े हुए। देखिए, पीएम है, क्या है, पीएम है और ये है वाइस प्रेसिडेंट है। तो भारत के सबसे बड़ा कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है, उसके पश्चात वाइस प्रेसिडेंट होता है, उसके पश्चात प्रधानमंत्री होता है। लेकिन यहां आप देखेंगे प्रधानमंत्री के सामने जो है जगदीप धनखड़ हाथ जोड़े हैं। तो यहां पर भी देखेंगे पद की मर्यादा को देखते हुए यहां पर जगदीप धनखड़ का काफी विरोध हुआ था, ट्रोल हुआ था कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री के सामने मस्त मुंह या कहें हाथ जोड़कर खड़े हुए जो कि अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हाल ही में ऐसे केस जो है संभाले जो कि सत्तारूढ़ पार्टी को निरुड़ा दे, जैसे कि आपका वक्त बिल हो गया या क्या तमिलनाडु केस हो गया। ऐसे केस जो कि सुप्रीम कोर्ट जो है सत्तारूढ़ पार्टी के अंदर जो है अपनी खलबली मचा रही है। अब सत्तारूढ़ पार्टी अब क्या कर रही है, अब जो है सुप्रीम कोर्ट को टारगेट कर रही है। तो यहां पर देखेंगे एक दूसरे को टारगेट करे और यहां पर जनता की बात के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा और यहां पर एक दूसरे को समय सीमा के लिए यहां पर क्या है आरोप लगा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जो विश्वास होता है हर पूरे जनता को होता है। अगर कोई भी चीज है, चाहे राष्ट्रपति हो या चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, तो सबसे ऊपर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। और सुप्रीम कोर्ट देखता है कि आपके राज्य में अगर कानून सही से चल रहा है कि नहीं चला है। अगर नहीं चला तो उस पर जो है रिव्यू जो है करने का जो जिम्मेदारी होता है सुप्रीम कोर्ट, और अगर न्याय प्रक्रिया को देने की भी जिम्मेदारी होता है सुप्रीम कोर्ट होता है। इसलिए आर्टिकल 142 का प्रयोग करते हुए बहुत से ऐसे दिखाए गए जहां सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया कि आर्टिकल नंबर 142 सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ी पावर है जिससे सत्ता हो या कहे न्याय को बना बरकरार करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।